तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं OMG 2 मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है महाकाल नगरी से, जहाँ पर के पंकज त्रिपाठी बने कांति शाह मुग्दल को दिखाया जाता है। भगवान महाकाल के पक्के भक्त कांति उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी के शरण में रहने वाले कांति एक सच्चे आस्तिक भक्त की सबसे बड़ी आइडल इमेज है और मंदिर के बाहर उसकी दुकान भी अच्छी चल जाती है। जिसके बाद कांति के पूरे फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसके पत्नी के समेत एक बेटा और एक बेटी रहती है। बेटे का नाम विवेक और बेटी का नाम दमयंती होता है। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है और बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। तो एक दिन विवेक अपने दोस्त के यहाँ जाता है और घर वालों से कह देता है कि आज रात वो वहीं रुकेगा। तो अगली सुबह जब होती है तो विवेक हॉस्पिटल में पाया जाता है। ये बात सुनने के बाद कांति तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है। उसके बाद वो डॉक्टर से भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर कांति को कुछ ऐसी बातें बताता है कि कांति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। डॉक्टर कांति को बताता है कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाया है जिसकी वजह से वो पूरी रात जागा है। कांति उस डॉक्टर से कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, किसी बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो तो बीमार पड़ेगा ही ना। तब डॉक्टर कांति को सच बताता है कि विवेक ने जिन गोलियों का इस्तेमाल किया है उसे हम लोग स्वागत के टाइम इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर कांति को ये बात भी बताता है कि विवेक पूरी रात मास्टरबेट किया है। ये सुनने के बाद कांति को विवेक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो विवेक पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि कांति के नजरों में ये सब पाप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक ये सब कर क्यों रहा था। कांति विवेक के एक दोस्त से सब कुछ पता कर लेता है। विवेक का दोस्त कांति को बताता है कि डांस कंपटीशन की तैयारी के बीच विवेक एक लड़की का पार्टनर बना और वे दोनों काफी अच्छा डांस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ जलने वाले दोस्तों ने अपने पसंदीदा पार्टनर से अलग करवा दिया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया किसी गंदी सी चीज को लेकर। और फिर विवेक एक मेडिकल स्टोर से नकली दवाइयाँ खाकर बीमार हो जाता है। तो ये सब बातें जब कांति को मालूम पड़ी तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो महादेव के सामने प्रार्थना करता है कि उसका बेटा ये सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। लेकिन महादेव जानते हैं कि कांति के बेटे विवेक के पास कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। तो महादेव अपना एक दूत पृथ्वी पर भेजते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे अच्छे सर होते हैं, जिन्हें कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारता है। कुछ दिन के बाद स्कूल के प्रिंसिपल विवेक और उसके पिता कांति को स्कूल बुलाते हैं और वे बताते हैं कि विवेक ने जो हरकत की है उसकी वजह से हम उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। कांति को ये समझ नहीं आ रहा था कि विवेक ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तब कांति को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो स्कूल के बाथरूम में कुछ गंदा काम कर रहा होता है और ये वीडियो उसके कुछ जलने वाले दोस्तों ने बना ली थी और उसे हर जगह वायरल भी कर दिया था। और इसलिए स्कूल का फैसला ये निकला था कि वो विवेक को किसी भी हालत में स्कूल में और नहीं रखेगा। इसलिए वो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। वीडियो इस प्रकार वायरल होती है कि ये वीडियो उसके घर तक भी पहुंच जाती है और अब विवेक और उसकी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कांति जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी इमेज एक सच्चे श्रद्धा और आस्था वाली थी, लेकिन अब वो किसी से भी आंख उठाकर बात भी नहीं कर सक रहा था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहने वाला और वो अब दूसरे शहर या रिलेटिव के पास चला जाएगा। दूसरी रात अपनी किसी रिलेटिव के पास जाने लगता है और वो स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर वो अगली सुबह के ट्रेन का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी विवेक अचानक रेलवे की पटरियों के पास पहुँच जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। और यहीं पर कांति की और एक बार मुलाकात होती है महाराज से, मतलब अक्षय कुमार से। यहाँ पर महाराज जो है कांति से कहते हैं तुम अपने बेटे विवेक को देखो, शायद वह कहीं चला गया है। मतलब महादेव उसे हिंट दे रहे हैं कि वो सुसाइड करने गया है। तभी यहाँ पर कांति उसके पीछे दौड़ता है और उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर बचा नहीं पाता है क्योंकि उसे महादेव ने बचा लिया था। इसके बाद महादेव कांति से बात करते हैं। कांति यहाँ पर उन्हें सारी प्रॉब्लम बता देते हैं, लेकिन कांति को वो थोड़े से पागल लगते हैं क्योंकि वो पहेलियों में बात करते हैं। महादेव कांति से कहता है कि सारी दुनिया को तुम्हारा बेटा गलत लग रहा है और तुम्हें भी वो गलत लग रहा है, लेकिन कहीं ये जानने की कोशिश तुम किए हो कि विवेक असल में गलत है भी या नहीं। कांति को ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि विवेक ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि स्कूल वाले, मेडिकल वाले और हमारे और बाबाओं की गलती थी। क्योंकि शायद उसे सही तरीके से ज्ञान मिल गया होता तो आज वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। इसलिए वो 4 लोगों पर केस दर्ज करता है।
एक तो स्कूल पर, दूसरा मेडिकल पर, तीसरा बाबाओं पर और चौथा खुद पर। कांति कोर्ट पहुंच जाता है एक वकील लेकर। खुद के ऊपर केस करने वाले शख्स को देखकर जज भी हैरान हो जाते हैं। कांति उनसे कहता है कि मैं इन 4 लोगों पर मानहानि का केस करना चाहता हूँ, क्योंकि इन 4 लोगों की वजह से मेरा बेटा आज अज्ञानता का शिकार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और बदले में ये लोग मुझे महाकाल के लिए चढ़ावा दे। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए और मेरे बेटे को स्कूल में वापस दाखिला मिले। लेकिन तभी यहाँ पर एक कामनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही तेज तर्रार वाली वकील होती है। कामनी यहाँ पर जज से कहती है कि इस केस को तुरंत ही डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। कामनी ये केस अपने ऊपर ले लेती है और कांति के साथ का जो वकील होता है वो ये केस छोड़ देता है, क्योंकि कामनी के सामने उसकी हार पक्की थी। अब कांति के पास कोई वकील नहीं था, ना ही कोई इस केस को लेना चाहेगा। तब यहाँ पर वो जज साहब से कहता है कि आप मुझे वही दे दीजिए जो आप हमेशा देते हैं, तारीख। तो जज साहब उसे अगली तारीख दे देते हैं, जिसके बाद कांति इस केस में लग जाता है। कांति अब इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए तो सबसे पहले वो इस केस को समझने की कोशिश करता है और फिर ढेर सारी पढ़ाई करता है। वो बहुत सारी बुकों को अरेंजमेंट करता है जो कि विवेक के पास पहले से ही रखी हुई थी। कांति इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो दिन रात मेहनत करके इस केस की तैयारी कर रहा था और सारी चीजों की रिसर्च भी कर रहा था। इसमें उसकी बेटी दमयंती भी साथ दे रही थी। अब तारीख वाले दिन कांति कोर्ट रूम पहुँच जाता है, जहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसने ये पहले ही देख लिया था। तो यहाँ पर कांति सबसे पहले कोर्ट रूम को अच्छी तरह से साफ करता है और इस केस को खुद हैंडल करने की गुहार लगाते हैं, जिस पर जज भी हाँ बोल देते हैं। और सबसे पहले जज उसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसने कोर्ट रूम को बहुत ही अच्छी तरह से साफ किया था। यहाँ पर कांति अपने जूते चप्पल को बाहर उतार कर आता है, क्योंकि वो कहता है कि यह न्याय का मंदिर है और वो मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आता है, जो बात जज साहब को बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन यहाँ केस अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था और यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। कांति यहाँ पर सबको सनातन धर्म के 4 स्तंभ के बारे में बताता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम के बारे में। तभी कामनी कहती है कि हम किसी भी टॉपिक को उठाकर स्कूल के ऊपर नहीं दे सकते, हर स्कूल की एक क्रेडिबिलिटी होती है। तब कांति उसे कहती है कि अगर ये सब पढ़ाया गया होता तो आज ये सब गलत नहीं लगता। तो बहुत सारे डिबेट के बाद यहाँ जज साहब इस केस को रजिस्टर कर लेते हैं। तो फाइनली ये केस रजिस्टर हो चुकी थी, जिसके कारण कांति बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि वो ये केस जीता नहीं था, लेकिन वो इतना खुश था मानो ये केस वो जीत चुका है। तो आगे कामनी समझ चुकी थी कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है। उसने सारी पढ़ाई करके आई थी, इसलिए वो कोर्ट में विवेक को बुलाती है। वो विवेक को कटघरे में बुलाती है और उससे सवाल पूछती है। कामनी यहाँ पर विवेक से बहुत ही उल्टा सीधा सवाल करती है, जिसका जवाब वो दे तो पाता नहीं, साथ ही अपने सर को भी ऊंचा नहीं कर पाता है और वो इस कोर्ट से भाग जाता है। जब कांति अपने घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात महादेव से होती है। महादेव कांति से कहता है कि वो बोलो जो कानों को अच्छे लगे, वो बोलो जो समाज को अच्छी लगे। तभी कांति उनसे कहता है कि आपकी सभी बातें किसी को समझ में आती भी या नहीं, जिस पर महादेव कहते हैं कि मुझे जिसको समझाना होता है वो समझ जाते हैं। कुछ देर बाद कांति को समझ आ जाता है कि महाराज उनसे क्या बोल रहे थे। अगले दिन वो फिर से कोर्ट में पेश होता है और सबके सामने एक सॉलिड स्पीच देता है। कांति को मालूम है कि आगे कामनी उसकी बेटी और उसकी पत्नी को भी कटघरे में पेश करने वाली है, इसलिए वो अपना होमवर्क पहले ही करके आया था। क्योंकि जो सवाल कामनी उसकी बीबी और उसकी बेटी से कर रही थी, जिसका जवाब वे लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होकर दे रहे थे, जो देखकर कामनी बहुत ही अच्छे से समझ गई थी कि कांति ने अपना होमवर्क पहले ही करके आया है। अब आगे कामनी एक औरत को कटघरे में पेश करती है, जो असल में एक प्रोस्टिट्यूट होती है। यहाँ कामनी सबको बताती है कि इनका बेटा भी स्कूल में पढ़ता है और इनके बेटे को स्कूल अलाउ भी करता है। स्कूल के बाहर आप जो भी करे, मगर आपको स्कूल के अंदर हद में रहना होगा। स्कूल अपने डिसिप्लिन को लेकर यहाँ पर एक्शन लिए हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो यहाँ पर कांति की बोलती बंद हो जाती है। तो अगले दिन उसकी मुलाकात होती है महाराज से। यहाँ पर महाराज उसे पहेलियों में एक बात बोलते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा। सवाल के अंदर ही सवाल है और सवाल के अंदर ही जवाब है, और जवाब के बाद फिर सवाल है। सारे सवाल जवाब में ही होते हैं। तो अब कांति समझ गया था कि अब यहाँ पर उसे बहुत सारे सवाल करने हैं। तो कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को वापस बुलाता है और उनसे सवाल करना शुरू करता है।
कांति उनसे कहता है कि आप ये करती है, आपको क्या ये अच्छा लगता है, जिसमें वो औरत ना बोलती है। तो कांति उनसे कहता है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, आप उसे कहाँ देखना पसंद करोगे, उन अज्ञानी लोगों के बीच या उन पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बीच जो औरतों का सम्मान करे। तो वो औरत कांति के इस बात से पूरी तरह सेटिस्फाई थी और इतना बोलने के बाद कांति उस औरत को झुककर प्रणाम करता है। तो जज साहब उसे कहता है कि आप उसे झुककर प्रणाम क्यों कर रहे हो, जिस पर कांति उनसे कहता है कि वो एक ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा है जो अपने बेटों को पढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग कर रही है और उनसे बड़ा शिक्षक कोई हो ही नहीं सकता। और फिर से एक बहुत जबरदस्त डिबेट होती है और ये डिबेट पहुंच जाती है स्कूल की गलती पर कि स्कूल में आज अगर ये सब सिखाया गया होता तो विवेक आज इतनी बड़ी गलती नहीं करता। दरअसल कांति सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था। तब कामनी कहती है कि इस टॉपिक को पढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है, अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप बताए, लेकिन किसी के पास भी कोई तरीका नहीं था। तब कामनी कहती है कि अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो आप ये केस को वापस ले लीजिए। तो कुछ दिनों के बाद कांति की फिर मुलाकात होती है महादेव से। यहाँ पर महाराज जी फिर से अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ, क्योंकि सच ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। वे दोनों कचौड़ी भी खाते हैं। यहाँ महाराज जी उन्हें एक कचौड़ी देते हुए कहते हैं कि कचौड़ी को थोड़ा ध्यान से खाना, क्योंकि जिसमें कचौड़ी थी उसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो कांति के लिए काम आ सकती थी। तो अगले दिन वो कोर्ट में ह्यूमन बॉडी के कुछ पोस्टर को लेकर आता है जो कि एकदम नन थी, जिन्हें देखकर कामनी कहती है कि ये बल्गर है और इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन कांति उनसे कहता है कि ये सारे पोस्टर स्कूल और प्रयोगशाला में पाए जाते हैं और सारे टीचर ह्यूमन बॉडी के पार्ट को इसी पोस्टर के द्वारा पढ़ाते हैं, तो फिर इन्हीं पोस्टर के द्वारा हम गुप्तांग के बारे में आराम से पढ़ा सकते हैं। कांति यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है जिसके कारण ये केस कांति की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। आखिर में कामनी कहती है कि हमें किन किन लोगों को लगता है कि स्कूल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें कुछ लोग ही हाथ उठाते हैं और जज अगली तारीख दे देते हैं। लेकिन इन सब का बाहर जो प्रभाव हुआ था वो बहुत ही सॉलिड हुआ था और सभी लोग चाहते थे कि स्कूल में इन सब के बारे में पढ़ाई हो और सभी को इन चीजों के बारे में नॉलेज भी हो। अब कहीं न कहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी लग रहा था वो ये केस हारने वाले हैं, क्योंकि बात अब स्कूल की इज्जत पर आ गई थी। इसलिए वो कांति के साथ एक और मीटिंग रखते हैं और वो कांति को 1 करोड़ रुपए देते हैं और बदले में ये केस वापस लेने को कहते हैं, जिस पर कांति भी उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है और पेपर पर साइन कर देता है। लेकिन उसे कहीं न कहीं ये सब कुछ उतना अच्छा नहीं लगता। वो जब घर वापस लौटता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और जैसे उसको होश आता है तो महादेव उसे बोलते हैं कि तुम मर चुके हो और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि सत्य सुंदर है और सुंदर ही शिव है। मैंने सोचा था कि तुम इस रास्ते पर चलोगे मगर तुमने गलत रास्ता चुना, जिसका सजा है खाली मौत। इसके बाद महादेव अपने असली गेटअप में आते हैं और उसे बताते हैं कि वो महादेव है और उसे महादेव ये भी बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे मौत के कारण मेरे पास बैठकर रो रही है और तुमने जो कुछ भी किया उसका गहरा प्रभाव पड़ा है पब्लिक पर और अब मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहता हूँ। जिसके बाद महादेव उसे अपनी सुपर कार में बैठाकर कोर्ट ले जाते हैं और आखिर में महादेव उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि महादेव अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। लास्ट हेयरिंग के दिन कांति अपनी लास्ट स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ये कहानी 1835 में अंग्रेजों की समय शुरू हुई थी और कहता है कि मेघालय नाम का एक आदमी यहाँ पर आया था और उसने गुरुकुल की पढ़ाई को खत्म करके अपनी अंग्रेजी पढ़ाई शुरू की थी और सारी शिक्षा पद्धति को बदल कर रख दिया था। लेकिन आज आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम उसी पढ़ाई को अपना रहे हैं। थोड़ी देर बाद विवेक भी यहाँ आ जाता है और कामनी उससे सवाल करती है कि क्या उसने उस दिन गलत किया था, जिस पर विवेक उनसे कहता है कि उसने उस दिन कुछ गलत नहीं किया था, उसने जिस जगह पर किया था वो गलत किया था। वो स्कूल से माफी मांगता है और स्कूल में फिर से एडमिशन की गुजारिश करता है। इस पर कामनी उससे कहती है कि ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, जो तुमने गलती की है तुमने उसे गलती नहीं मानते। लेकिन धीरे धीरे पूरा पब्लिक विवेक का सपोर्ट करने लगती है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत नहीं किया। तो इस तरह से कांति ये केस जीत जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।